तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। इसका एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बच्चों हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में पेपर या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए। आपको पता ही होगा बच्चों की 24 तारीख को 24 मई 2022 को आपका बच्चों जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग क्या चला रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की या कह लीजिए प्रैक्टिस पेपर्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हमने आपको ऑलरेडी 7 पेपर करवा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका जो पेपर होने वाला है ना 24 तारीख को, उसके लिए ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे हमारा क्या होता है मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए जो इसी प्रकार की जो वीडियोस होती हैं वो बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए हिंदी में इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसका जो पेपर होता है आपका ये 2 घंटे का पेपर होता है और ये जो पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का ये आपका 40 नंबर का पेपर होगा। अगर मैं पेपर की बात करूं बोर्ड के पेपर की, तो आपका जो बोर्ड का पेपर है ठीक है, वो आपका कुछ इस तरह से आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये कुछ इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीरीज होती है बोर्ड के पेपर की एक आपकी, और सेट होता है आपका। सीरीज बदलता रहता है। जो सेट होता है आपका, सेट 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 आता है। इन 4 सेट्स में से ही कोई एक सेट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो अभी मैं आपको सेट करा रहा हूँ ये सेट 1 करा रहा हूँ, और ये चारों सेट मैंने आपको 2 बारी कंप्लीट करवा दिया। तो अब हम तीसरी बारी आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 तक वापस से करवा रहे हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है जो हमने पहले बनाया है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आपका बहुत ज्यादा मदद करेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका कोड नंबर वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इस तरह से रोल नंबर के लिए सेक्शन होगा और यहाँ पर नोट करके कुछ बातें लिखी हुई होंगी। जैसे पेपर में आपका टोटल 13 क्वेश्चन आएगा, इस तरह से करके। शॉर्ट में हम लोग सामान्य निर्देश को कवर कर लेते हैं, जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है उसको कवर कर लेते हैं। इस पेपर के अंदर पॉलिटिकल साइंस का आपका जो पेपर होगा, इसके अंदर टोटल आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, 3 भाग देखने को मिलेगा। सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा। जो हमारा सेक्शन ए रहेगा इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 2-2 नंबर वाले ये क्वेश्चन होंगे आपके, 8 क्वेश्चन। और जो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे इनका आंसर जब आप लिखेंगे तो 50 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें टोटल आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये जो तीनों क्वेश्चन होंगे ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक प्रश्न यानी हर एक क्वेश्चन का आंसर जो देना है आपको 4 नंबर वालों का, वो कम से कम 100 शब्दों में देना है। इसी के बाद अगर हम बात करें मैप वाले क्वेश्चंस की, तो मैप वाला जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके अंदर अलग से आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई रहेंगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन सी में बोल रहा है कि 6-6 नंबर वाले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन सी के अंदर बोले तो भाग सी के अंदर। और जो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको आपको कम से कम 170 शब्दों में इसका आंसर देना ही देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सामान्य निर्देश था हिंदी में। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं, इसको इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आप इसको रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो हमारा मेन पेपर है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि विकसित देशों की वीजा नीति क्या है बताइए। देखिए विकासशील देशों के लोगों को वीजा देने के नियमों में सख्ती, ताकि अधिक संख्या में आकर लोग विकसित देशों में नौकरियां न हासिल कर ले। देखिए विकसित देश जो होते हैं ना, डेवलप कंट्री, जैसे अमेरिका, ठीक है, आपका यूरोप के देश, फ्रांस, जर्मनी, ये सब विकसित देश है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये सारे देश लोग कि वीजा नहीं देते। वीजा एक टाइप से, देखिए अगर आपको बाहर जाना है देश से तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा पासपोर्ट, पासपोर्ट से आपको नागरिकता पता चलता है कि आप इस देश के नागरिक है, भारत के, पाकिस्तान के, कहाँ के नागरिक है। और दूसरा होता है एक वीजा। वीजा क्या होता है ना, दूसरे देश के जो होते हैं ना, वो आपको एक तरह से परमिशन दे रहे हैं कि हाँ आप हमारे देश में आ सकते हैं, चाहे पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या फिर एम्प्लॉय या लेबर वेबर भी जाते हैं दूसरे देश में, ठीक है। तो इसीलिए तो विकसित देश क्या करते हैं, उनकी वीजा नीति क्या है कि वो लोग ना वीजा ही नहीं देते हैं। विकासशील देशों के जो लोग होते हैं ना उनको वीजा ही नहीं देते हैं।
क्यों नहीं देते हैं? वो सख्ती इसलिए रखते हैं ताकि ज्यादा संख्या में लोग वहां पर ना चले जाए और विकसित देशों में नौकरियां ना खा जाए। ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ के लोग भारतीय लोगों का इसीलिए विरोध करते रहते हैं क्योंकि भारत के लोग वहाँ पर बहुत है और भारत के लोग जो है बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग विरोध करते हैं कि भारत के लोग ही वहाँ की नौकरियां खा जाते हैं। तो ये हो गया आपका 2 नंबर में, इस तरह से आपको लिख देना था। अगर इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो इस तरह से आएगा कि व्हाट इज द वीजा पॉलिसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ये आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अथवा देखने को मिलेगा कि आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाले क्वेश्चन जो है आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे आपसे क्या पूछा है कि मैकडोनाल्डीकरण क्या है। देखिए वैश्वीकरण का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ध्रुवीकरण का नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये आपका जो मैकडोनाल्डीकरण है या मैकडोनालाइजेशन जो है उस वो क्या होता है। तो देखिए इसमें विभिन्न देशों की संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति हावी हो जाती है। इसमें क्या होता है ना कि जो अलग अलग देश है उनके देशों पे जो पश्चिमी संस्कृति, अमेरिकी संस्कृति, वो हावी हो जाता है। जैसे अफ्रीका में आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है, ठीक है। और भी इस तरह से बहुत कंट्रीज है, हमारे बगल में देख लीजिए ना, चाइना वाले भी कॉपी करते हैं और ये आपके जो अरे आतंकवादी लोग, हाँ पाकिस्तान, ये भी कॉपी करने लगे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका मैकडोनालाइजेशन जो आप कह सकते हैं, मैकडोनाल्डीकरण जिसको आप कह सकते हैं, ये हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसके विकास के कारण विश्व में पारस्परिक जुड़ाव एवं पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। जैसे जैसे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा है उसी प्रकार से वैश्वीकरण में जुड़ा है और पूरी दुनिया में सभी एक दूसरे से मिलजुल करके रहने लग गए हैं और एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ी है कहीं ना कहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो आंसर इस तरह से आपको लिखना होगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कि राजनीति समस्या नहीं अपितु समस्या का समाधान है। इस कथन का अर्थ अपने जो इसका कथन का जो अर्थ है ना ये आपको स्पष्ट करना है। जो हमारा पॉलिटिक्स है ना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक तरह से कह सकते हैं सॉल्यूशन है। तो इस कथन को स्पष्ट करना है, ये जो लाइन बोल रहा है ना इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए समाज में साधनों का उचित बंटवारा करने के लिए राजनीति ही सबसे उचित माध्यम प्रस्तुत करती है। देखिए समाज में जितने भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, उनका बराबरी तौर पे सभी को इक्वली चीजें मिले, इसलिए राजनीति एक अच्छा उपाय है जिससे कि सबको चीजें अच्छी मिल सकती है। अब लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है, राजनीति तो एक क्या ही बोले, ठीक है। लेकिन आंसर यही है आपका बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों और इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव कब हुए और इसके परिणाम क्या निकले। तो 1971 में चुनाव हुआ था और परिणाम ये निकला था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी। जो 5वां हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ था 1971 में, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है ये, मतलब यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा आपसे तो इस तरह से पूछेगा और इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा जो है सो कि बहुमत लेकर के जीता था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि आपातकाल के दौरान किन 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो पहला है आपका आरएसएस पे लगाया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जो है आपका उस पे, और दूसरा है जमाते इस्लामी। ये जो 2 संगठन है इन पे प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। और भी कई सारे संगठन थे लेकिन ये 2 आप मेन कह सकते हैं। उसके बाद आगे चले तो यही आपका इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको बैन किया गया था इमरजेंसी के दौरान। तो ये आप आरएसएस कह सकते हैं और जमाती इस्लामी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि गठबंधन सरकारों का युग किस कारण प्रारंभ हुआ। जो हमारा गठबंधन सरकार होता है ना, उस गठबंधन सरकार का युग आपको पता होगा भारत के अंदर 1989 से लेकर के आपका 2014 तक चला था। तो ये किस कारण से शुरू हुआ, तो वो हुआ था क्षेत्रीय दलों का उभार देखने को मिला था, राष्ट्रीय पार्टियों का कमजोर होना, ठीक है। यानी कि क्षेत्रीय स्तर पे जो दल होते हैं ना छोटे छोटे जगहों पे, वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लग गए थे और नेशनल लेवल पे जो पार्टियां थी जैसे कांग्रेस वगैरह, तो ये सब कमजोर होने लगे थे, जिस कारण से क्या हुआ, देश के अंदर एक पूरा दौर ही चल गया गठबंधन का दौर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरक्षणवाद क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1991 से पहले अपने घरेलू उत्पादों को बचाने एवं एकाधिकार बनाए रखने हेतु विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। ये किसके संदर्भ में है? ये भारत के संदर्भ में। आपको पता होगा कि भारत ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी को अपनाया था, और एनईपी के तहत उसने बाहर की कंपनियों को अलाउ किया था कि आप भारत में ही व्यापार वगैरह कीजिए। इससे पहले भारत ने क्या कर रखा था कि संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी। उसके तहत बाहर की कंपनियों को आने नहीं दे रहा था, अपने घरेलू उद्योगों को, देश के उद्योगों को बढ़ावा दे रहा था। ऐसा ही चाइना कर रखा था पहले, ठीक है। फिर चाइना ने भी अपनी जो नीतियां हैं उसको बदला। तो ये चीज संरक्षणवाद कहलाता है कि बाहर की कंपनियों को आने मत दो, अपने देश की कंपनियों को आगे बढ़ाओ। यही चीज हमारा संरक्षणवाद कहलाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1991 तक ये चला था, लेकिन 1991 में जैसे ही हमने एनईपी को अपनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी आई 1991 की, उसके बाद हमने ये चीज तोड़ा और बाहर की कंपनियों को भी अलाउ कर दिया अपने देश में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन बच्चों अगर आपका इंग्लिश में पूछेगा तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो देखिए, 2 बार परमाणु परीक्षण किया था, 1974 और 1998 में। 1974 में आपका जो किया था ये हमारा क्या हो गया था? ये फेल हो गया था। क्या हो गया था? ये फेल हो गया था। और 1998 में जो किया था 1998 में, ये पास था हमारा। क्या था? ये पास हो गया। जिस टाइम पे 1998 में कौन सी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और कौन हमारे उस टाइम पे साइंटिस्ट थे? तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया था। 1974 में किया गया था, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में जो सफल परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण राजस्थान में, उसका कोड नेम था आपका शक्ति 98। ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर देख लीजिए, पहले यहाँ पर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा सेक्शन बी से, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसमें अब हमसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है, समझाना है आपको। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो इससे जो हमारा स्टेट है यानी राज्य है, कोई भी देश समझ लीजिए, उसकी क्षमता में, कैपेसिटी में कमी देखने को मिलती है। तो वो आपको समझाना है। तो देखिए किस तरह से आप समझ सकते हैं कि कल्याणकारी राज्यों का स्थान उदारवादी राज्य ने ले लिया है। हस्तक्षेप की नीति ने राज्य के कार्य क्षेत्र में कमी लाई है। राज्य का मुख्य कार्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी संबंधों तक सीमित रहा है। यानी कि देश को अब ज्यादा कुछ नहीं संभालना है, देश को बस इतना संभालना है कि सुरक्षा संभाल लो राज्य यानी कि सरकार को, और कानून व्यवस्था संभाल लो, विदेश संबंधों तक ध्यान दे दो बस। यानी कि ज्यादा वो फैसले अब नहीं ले पाती क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रचलन बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यही क्वेश्चन आपसे अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट डिक्रीज एक्सप्लेन करना है आपको। तो आंसर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर आगे देखिए तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर वही है, आप देख सकते हैं। उसके आगे चले तो यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे कि 4 आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए बोल देगा। पूर्ण रूप लिखना है, किसका पूर्ण रूप? पीयूएफ का फुल फॉर्म लिखो, एसवीडी जो है हमारा उसका फुल फॉर्म लिखो, सीडब्ल्यूसी जो है उसका फुल फॉर्म लिखो, डीएमके का फुल फॉर्म लिखो। तो पीयूएफ बोले तो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, एसवीडी जो है हमारा वो है संयुक्त विधायक दल है हमारा, इसका फुल फॉर्म। सीडब्ल्यूसी बोले तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, और डीएमके बोले तो द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको फुल फॉर्म लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम आगे हैं, अब हम लोग अपने मैप पे, इसमें मैप वाला क्वेश्चन आ गया है। अब मैप से रिलेटेड आपका जो है सो कि इंडिया कह रहा हूँ, वर्ल्ड का मैप आएगा, और वर्ल्ड का मैप क्या, इंडिया का मैप देगा और उसके पड़ोसी देशों का जो मैप है वो आएगा, और उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये मैप हमने पहले भी कर रखा है। चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री जिसको आप कह सकते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री आपको कौन सा देखने को मिलेगा? लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलेगा आपको नेपाल। तो पहले का उत्तर हो जाएगा हमारा नेपाल। पहले का उत्तर है नेपाल, बोले तो संबंधित अक्षर ई है और आंसर है हमारा नेपाल। आगे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जातीय संघर्ष कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा श्रीलंका के अंदर। तो दूसरे का आंसर हमारा श्रीलंका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, संबंधित अक्षर सी है हमारा, और देश का नाम है हमारा श्रीलंका।
अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह देश जहां आजादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा है। तो आप कमेंट करके बताते चलिए, वो देश जहां पर डेमोक्रेसी के बाद से ज्यादातर मिलिट्री रूल देखने को मिला है, तो वो है बच्चों हमारा डी पाकिस्तान। ठीक है, तो डी पाकिस्तान आप यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है और संबंधित अक्षर मैप में डी है और हमारा जो राज्य का नाम है वो पाकिस्तान है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह देश जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, द कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये अपना ही देश है, अपना प्यारा भारत। बी से भारत, तो संबंधित अक्षर इसके अंदर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है संबंधित अक्षर बी और राज्य का नाम यानी देश का नाम भारत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये मैप अटेंड करना था। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया है इंडिया को, और भारत यानी इंडिया किस तरह से अफेक्ट कर रहा है आपका ग्लोबलाइजेशन को। तो ध्यान से समझिए, वही बातें बतानी है, वैश्वीकरण आने से क्या चीजें अच्छी हुई क्या चीजें खराब हुई वही बता देना। तो देखिए वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव देखे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि तीव्र आर्थिक विकास यानी कि जो हमारे इकोनॉमिकली यानी आर्थिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो डेवलपमेंट है वो तेज हो गया। विश्व राजनीति में भारत का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिला। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स होता है, इंडिया एक कह सकते हैं बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है आज के टाइम पे। नए अवसर हमारे सामने आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज आई, जैसे जैसे वैश्वीकरण आया वैसे मजदूरों की स्थिति और किसानों की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला, बल्कि उनकी स्थिति और बद से बदतर होती गई, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। घरेलू उद्योगों में नई चुनौतियों का उभार देखने को मिला बच्चों में। संस्कृति का विभिन्नीकरण हुआ, यानी कि हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं और संस्कृतियां मिक्स होती जा रही हैं। ठीक है, भारत द्वारा वैश्वीकरण को प्रभावित कैसे किया गया, तो भारत ने भी बहुत लाभ उठाया। हमारे देश में सस्ता लेबर है, इसकी बदौलत बाहर की कंपनियों से हम लोग ज्यादा काम ले पाते हैं। ठीक है, और हमारे देश में क्या है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जिससे कि और जो विकसित देश है ना हम लोग उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक बड़ा मार्केट देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर। उसके बाद है कंप्यूटर और जो टेक्नोलॉजी है, इस क्षेत्र में भी हमने बहुत विकास किया है आज के टाइम पे, और दुनिया भारत का लोहा मानती है आज के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और आंसर जो लिखना है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया पे, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, नीचे चलता हूं, नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चले तो आगे आप इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो अथवा में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता जो है ना वो बढ़ी है। तर्क देकर आपको बताना है। ठीक है, आप एग्री करते हैं इस आर्ग्यूमेंट से कि जो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे आया है तो इसने इंक्रीज किया है कल्चरल डाइवर्सिटी को। ठीक है, आपको अपना तर्क देना है। तो देखिए विभिन्न सांस्कृतिक जो संस्कृतियों है उसका मेलजोल देखने को मिलता है वैश्वीकरण में। विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों के त्योहार का आनंद उठाना, जैसे कि आप देखेंगे तो भारत के अंदर आपको न्यू ईयर देखने को मिलेगा, नया साल देखने को मिलेगा। नया साल हम लोग कभी सेलिब्रेट नहीं करते थे, न्यू ईयर 1 जनवरी को हम लोग कभी, हमारे कल्चर में है ही नहीं न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना। है हमारे हिंदू कल्चर की अगर बात करें, मुस्लिम कल्चर की बात करें तो वो अलग है, वो धर्म के हिसाब से अलग है, लेकिन देखा जाए हमारी संस्कृति में कभी भी ये सब नया साल क्रिसमस उस्मस ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये सब कहाँ का है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं हम लोग। विभिन्न खान पान की वस्तुओं द्वारा खाने में विकल्पों में वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि आप देखेंगे तो आज के टाइम पे लोग क्या खाना पसंद करते हैं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, हॉट डॉग, ये वो। ठीक है, मैकडोनल्ड्स का जो है सो कि खाना पसंद करते हैं, KFC का चिकन खाना पसंद करते हैं। तो खाने के जो विकल्प है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और हम लोग ज्यादातर पूरी दुनिया वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाह रही है। वेस्टर्न कल्चर का एक अच्छा एग्जांपल है नीली जीन्स तथा खादी कुर्ते का प्रयोग, यानी कि नीली जीन्स जो है ना उसका प्रयोग बढ़ा है। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि केवल वेस्टर्न कल्चर ही अपनाया जा रहा है, देश के अलग अलग कल्चर्स को अलग अलग जगह पर भी अपनाया जा रहा है। अमेरिका में कई ऐसे जगह मिल जाएगा जहाँ पर खादी के कुर्ते पहने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी बढ़ी है, लेकिन ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को लोग अपनाना चाहते हैं आज के टाइम पे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, और इस तरह से आपको आंसर अपना लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन कि कांग्रेस में 1969 में हुए विभाजन के कारण आपको लिखना है। देखिए कांग्रेस जो था हमारा, एक कांग्रेस था पहले, फिर वो टूट गया कांग्रेस आर, ठीक है, और कांग्रेस ओ, इसमें टूट गया आपका, और फिर वही चल करके आगे हमें इसमें मतभेद और देखने को मिले। तो कांग्रेस का जो कह सकते हैं विभाजन हुआ था 1969 की बात कर रहे हैं, तो ये चीज आपको स्पष्ट करना है।
कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो देखिए, एक तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसने, क्योंकि उसके अंदर इंदिरा गांधी जी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही थी और जो कांग्रेस के और जो नेता थे और जो विपक्षी दल थे वो सारे मिल करके एक अलग अपना कैंडिडेट खड़ा किया। हालांकि इंदिरा गांधी जी को उनको जीत मिल रही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा प्रीवी पर्स जैसे मुद्दों पर तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने मतभेद जताई थी। ठीक है, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था और जो आपके प्रीवी पर्स की मुद्दा था, इस पर जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस टाइम के, जो मोरारजी देसाई, इन्होंने मतभेद किया था कि भाई ये चीज सही नहीं है। अगला है सिंडिकेट व युवा वर्ग में मतभेद देखने को मिला। जो सिंडिकेट था, मैंने आपको बता रखा है सिंडिकेट के बारे में, और जो युवा वर्ग था, ठीक है, कह सकते हैं यंग जो हमारा पॉपुलेशन था उस टाइम पे, या युवा वर्ग वाला, ठीक है, उसमें मतभेद आपको देखने को मिला था उस टाइम पे। इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां देखने को मिली थी, इस कारण से भी कांग्रेस का विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन एक मेन पहलू था। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा सिंडिकेट को महत्व न देना, इंदिरा गांधी सिंडिकेट को उतना वैल्यू नहीं देती थी। इंदिरा गांधी जो है ना वो अपने ही विचारों में रहती थी। अगला है दक्षिण पंथी व वामपंथी विषय पर कलह देखने को मिला। दक्षिण पंथी लोगों का अलग कहना था, कुछ वामपंथी लोग अपना अलग ही मानना लेकर के चलते थे, तो इस पर भी कलह देखने को मिला। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 13वां क्वेश्चन, और इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना होगा बोर्ड के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, चॉइस देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए समझते हैं नीचे आपसे इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1967 के आम चुनाव के समय भारत की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। जो 1967 का हमारा जनरल इलेक्शन हो रहा था उस टाइम का, तो उस टाइम पे भारत का इकोनॉमिकली और जो पॉलिटिकली क्या हमारा स्थिति था उस टाइम पे, क्या उस टाइम पे चीज बना हुआ था, कैसा सिनेरियो था, वो आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति थी भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति की बात करें तो अत्यंत दयनीय थी। दयनीय बोले तो बहुत खराब स्थिति थी। क्यों थी भाई? क्योंकि उसी टाइम पे अगर आपको याद हो तो गंभीर खाद्यान्न का संकट देखने को मिला था। विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है उसमें भी कमी देखने को मिला था। औद्योगिक उत्पाद तथा निर्यात में कमी, हम लोग निर्यात कम कर रहे थे, आयात ज्यादा, यानी कि बाहर सामान ज्यादा कम बेच रहे थे और खरीद ज्यादा रहे थे। ठीक है, जो हमारा सेना का खर्च है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, क्योंकि रिसेंटली हमने जो है सो कि 65 में एक युद्ध लड़ा था। ठीक है, देश में बंद तथा हड़ताल की स्थिति, यानी कि जगह जगह पर बोला जा रहा था कि आज भारत बंद, इस तरह से होता है ना, दुकानें बंद रहती है और हड़ताल होता रहता है, तो इससे भी देश की क्या थी, स्थिति खराब थी। ठीक है, व्यापक जन असंतोष था, यानी कि जनता का असंतोष था सरकार के प्रति। ठीक है, आर्थिक विकास व नियोजन की कमी देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चले तो यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आंसर जो आपको लिखना है बच्चों वो कुछ इस तरह से अपना आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये था आपका, तो यही था बच्चों हमारा ये पॉलिटिकल का पेपर नंबर 8 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आज हमारा प्रैक्टिस पेपर 8 भी कंप्लीट। आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। और इस तरह से आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है आपको, जिससे कि हमारे चैनल पे जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है, मतलब जो भी नया वीडियो हम डालेंगे, आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है 24 तारीख को, उससे संबंधित या आने वाले एग्जाम से संबंधित, तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन या वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।